हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इकोलॉजी वाले इंपॉर्टेंट वन लाइनर सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज का एक नया सेशन है। तो जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इम्पोर्टेंट वन लाइनर ऑफ इकोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि जो अपन वन लाइनर इकोलॉजी की पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके एक तरह की समरी है पूरी इकोलॉजी की, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये वो लाइन्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अराइज होते हैं। तो जैसे अगर वन वर्ड क्वेश्चन है तो वो भी अराइज होता है, अगर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो वो भी सारी चीजें यहाँ से निकल के सामने आती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इकोलॉजी के लिए आपके, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड एस्पिरेंट हो, फिर चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, फिर चाहे आप बायोलॉजी के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, और सिमिलरली अगर आप लाइफ साइंस CSI या गेट के स्टूडेंट्स हो, तो वहाँ पे आपको बी पार्ट के अंदर काफी सारी चीजें यहाँ से देखने को मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है। इसके अपन ने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हो। अपन ने प्लेलिस्ट बना रखी है इकोलॉजी इंपॉर्टेंट वन लाइनर के नाम से, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट वन लाइनर, सो दैट आपके लिए चीजें थोड़ी इजी रहेगी। तो आप उन सेशन को जरूर देखें इसको देखने से पहले। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक जो नाम आता है आपके एसिड रेन, उसका कंपोजिशन पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि रेशियो क्या क्या होता है। तो जो एसिड रेन की बात करें, एसिड रेन के अंदर आपके कॉमनली होता है H2SO4 प्लस HNO3। ठीक है, H2SO4 की बात करें तो ये होता है आपके 70%, और जो HNO3 है इसका रेशियो होता है आपके 30%। तो ये आपको ध्यान रखना है रेशियो का, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही है। एक आता है आपकी स्मोक, जिसको आप कोहरा बोलते हो। तो स्मोक का जो मेजरमेंट होता है वो होता है स्मोक मेजर्ड बाय रिंगलमान मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिंगलमान मेथड का यूज क्या है, तो रिंगलमान मेथड कॉमनली यूज होता है आपके, एक सेकंड, रिंगलमान मेथड कॉमनली यूज होता है आपके स्मोक को मेजर करने के लिए, कि स्मोक की क्वांटिटी या फिर उसका पैरामीटर जो भी मेजर होता है वो होता है आपके रिंगलमान मेथड से। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि रिंगलमान मेथड या तो किसके लिए यूज होता है, तो स्मोक मेजरमेंट के लिए, या फिर पूछ सकता है कि आपके स्मोक मेजरमेंट के लिए जो मेथड काम में आता है वो था आपके रिंगलमान मेथड। तो ये सिंपल सिंपल बातें हैं, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है रिंगलमान मेथड। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें, इंडिया के अंदर अगर हॉटस्पॉट की बात करें, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं अपने हैं, वो 4। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसका अपन ने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उसको आप जाके देखना एक बार कि हॉटस्पॉट क्या है, कॉन्सेप्ट किसने दिया, इंडिया में कितने हैं, डायवर्सिटी किसकी रिच है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, नंबर की बात करें तो 4 है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला है ईस्टर्न हिमालय, दूसरा है आपके वेस्टर्न घाट, तीसरा है आपके इंडो बर्मा, नंबर 4 की बात करें तो वो है आपके सुंडालैंड। ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट डाइवर्सिटी है वो किसकी है इंडिया के अंदर, वेस्टर्न घाट की रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, लगती छोटी छोटी लाइन है बट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट अराइज हो जाते हैं इन लाइनों से। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था, बायोडाइवर्सिटी टर्म कॉइन बाय, यहाँ पे दो नाम आएंगे, आपको दोनों को ध्यान रखना। कॉइन बाय WG रोजेन। ठीक है, नाम कॉइन किया था WG रोजेन ने, लेकिन इस नाम को पॉपुलराइज किया था बायोडाइवर्सिटी को, वो था आपके पॉपुलराइज्ड बाय E.O. विल्सन। ठीक है, एडवर्ड विल्सन, सॉरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ड विल्सन, जो अपन बायोडाइवर्सिटी के नाम के साथ अपन विल्सन का नाम हमेशा अटैच करते हैं, लेकिन टर्म कॉइन किया था WG रोजेन ने, और इसको पॉपुलराइज किया था वो किया था आपके विल्सन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आता है नाम आपके नेशनल पार्क, जो अपने पढ़ते हैं एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर। एक क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि जो नेशनल पार्क का आइडिया है वो किसने दिया, तो आइडिया ऑफ नेशनल पार्क
आइडिया ऑफ नेशनल पार्क, ये दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज कैटलिन। जॉर्ज कैटलिन, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है कि जो नेशनल पार्क का आइडिया दिया था वो दिया था आपके जॉर्ज कैटलिन ने। दूसरी चीज, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 में, इसके अकॉर्डिंग ये था कि 33% फॉरेस्ट फॉर प्लेन एरिया और 67 फॉर हिल्स, फॉर हिल्स, एक से फॉर हिल्स, ठीक है। 33 आपके प्लेन एरिया के लिए और 67% वो है हिली रीजन के लिए, जो कि आपकी 1998 में आई थी, ठीक है। दूसरी बात करें तो अपने वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा अगर ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन करता है तो वो है कंट्री चाइना। तो मैक्सिमम ग्रीन हाउस बाय होगा आपका चाइना, ठीक है। जो सबसे पहले ओजोन होल देखा गया था वो देखा गया था 1983 में, ठीक है। और इसके अंदर एक सैटेलाइट का नाम जरूर पूछते हैं, वो होता है आपके निम्बूस 7 सैटेलाइट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि निम्बूज 7 सैटेलाइट, इसका रोल क्या था, तो इसने फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर किया था, फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये एग्जाम के लिए। एक नाम आता है आपके एल्बिडो वैल्यू एबी, इकोलॉजी के अंदर एल्बिडो वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जो रेडिएशन आ रहा है उसकी सरफेस को रिफ्लेक्ट करने की जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं आपके एल्बिडो वैल्यू। तो इसको डेफिनेशन के तौर पे ऐसे ले सकते हैं, एबिलिटी ऑफ सरफेस टू रिफ्लेक्ट द इनकमिंग रेडिएशन, ठीक है। इनकमिंग रेडिएशन के लिए जो सरफेस की एबिलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करने की, उसको बोलते हैं एल्बिडो वैल्यू। अब इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, 80% होती है फॉर फ्रेश स्नो, फ्रेश स्नो की है 80%, 20 to 30% आपके सैंड के लिए, और 5 to 10% है फॉरेस्ट, ठीक है। एल्बिडो वैल्यू पता होनी चाहिए, फ्रेश स्नो की है 80%, सैंड की है 20 to 30% और फॉरेस्ट की है 5 to 10%, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा बात करें अपन अगले इंपॉर्टेंट 3 रूल आते हैं पैरासाइट को लेके, कि पैरासाइट और होस्ट के बीच में कोई रिलेशन होता है, होस्ट और पैरासाइट को जो स्पेसिफिक रिलेशन है उसको लेके 3 रूल आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला है एक्लेयर्स रूल, तीनों पैरासाइट पे रिलेटेड रूल है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना, इनको ध्यान रखना। इसका मतलब ये था कि जो पैरासाइट है वो हाईली अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। कोई भी पैरासाइट है वो स्पेसिफिकली अपने होस्ट के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। तो इसका रूल ये बोलता है, पैरासाइट टेंड टू बी हाईली स्पेसिफिक टू देयर होस्ट, अपने होस्ट के लिए क्या होगा, वो स्पेसिफिकली स्पेसिफिक होगा, ठीक है। हर होस्ट के लिए, हर पैरासाइट एक इंडिविजुअल है वो क्या है, उसके लिए स्पेसिफिक है। ये था एक्लर का रूल। सेकंड आता है आपका एमेरिज रूल। इसका मतलब ये था कि जो भी सोशल पैरासिटिज्म है अमंग द इंसेक्ट एंड टू बी पैरासाइट ऑफ स्पीसीज, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोशल, ये बोलता है कि इनका कहने का मतलब ये है कि क्लोजली रिलेटेड होंगे, कॉमन एंसेस्टर होंगे। तो सोशल पैरासिटिज्म अमंग द इंसेक्ट्स
and to be parasites of species and genera to which they are closely related. ठीक है, तो आपको इनके रूल याद रखने हैं। 3 रूल है, 2 तो हो गए। थर्ड रूल की बात करें, वो आता है आपके हेरिसन का रूल। हेरिसन रूल, इसका मतलब ये था कि होस्ट और पैरासाइट का जो बॉडी साइज है उसका आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना, होस्ट एंड पैरासाइट बॉडी साइज हैज क्लोज रिलेशनशिप। ठीक है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हेरिसन का रूल है बॉडी साइज को लेके, एमरिस का रूल है वो है आपके किसको लेके, कॉमन एंसेस्टर को लेके, और एक्सलर का रूल है वो है आपके स्पेसिफिक देयर होस्ट। ठीक है, ये तीनों रूल है, आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज आती है नहीं आपके निकल के, कॉमन सेलिज्म, ये सबने पढ़ा हुआ है। इसके भी 3 टाइप हैं। वैसे एग्जाम्पल पूछते हैं लेकिन कई बार कॉमन सिलिज्म के जो टाइप है उससे भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि 3 टाइप होते हैं कॉमन सिलिज्म के। तो अगर अपन यूज करते हैं एक बार, ठीक है, पहला है इंग्लिज्म, INGL। इंक्लूजम है, एक फोरेसी है और एक आपका मेटाबायोसिस। इंक्लूजम, फोरेसी और मेटाबायोसिस। तो कॉमन सिलिज्म का पहले तो मतलब ये हुआ कि 2 एनिमल्स हैं, आपस में रिलेशन में रह रहे हैं, तो एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को कोई इफेक्ट भी नहीं हो रहा, आपस में एक दूसरे का वो कॉमन यूज कर रहे हैं। तो इंक्लूजन के अंदर क्या होता है कि एक एनिमल है वो किसी दूसरे एनिमल को एज ए हाउस के लिए यूज करता है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई एनिमल्स है वो दूसरे एनिमल को एज ए हाउस के तौर पे यूज करेगा। फोरेसी के अंदर क्या होगा, एक एनिमल है वो दूसरे को राइडिंग के लिए, दैट मीन्स वो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करेगा, हो सकता है उसकी बॉडी के ऊपर बैठ के ट्रांसपोर्ट के लिए वैसे यूज कर सकते हैं। मेटाबायोसिस के अंदर क्या होगा, अगर एनिमल ए है, एनिमल ए ने कोई प्रोडक्ट बनाया और एनिमल बी है वो उस एनिमल ए वाले प्रोडक्ट को यूज करेगा। तो हेरिंसन के अंदर तो इस मेटाबायोसिस में क्या होगा, यूज द प्रोडक्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरे एनिमल का जो प्रोडक्ट है उसको यूज करेगा, मेटाबायोसिस कॉमन सेलिज्म में। फोरेसी में एनिमल्स को यूज करेगा, एनिमल यूज अनदर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और एनिमल दूसरे को यूज करेगा किसके लिए, यूज फॉर हाउसिंग। ठीक है, तो तीनों टाइप पता होनी चाहिए, इन्गुलिज्म, फोरेसी और मेटाबायोसिस, तीनों के टाइप। एक और चीज आती है निकल के, आपके कम्युनिटी सर्विस होती है। तो इस कम्युनिटी सर्विस से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस में क्या होता है कि 4 टाइप की होती है कम्युनिटी सर्विस। कहने का मतलब ये है कि आपके इकोसिस्टम के अंदर कोई कम्युनिटी है, उसका आपको बेनिफिट किस तरीके से मिल रहा है, आप उनको कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आती है। तो कम्युनिटी सर्विस के अंदर क्या होता है, इसको अपन डिवाइड करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक आता है आपकी प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग। दूसरी आती है आपकी रेगुलेटिंग, कम्युनिटी है वो कैसे कैसे चीजें रेगुलेटिंग करके आपको बेनिफिट दे रही है। तीसरी आती है सपोर्टिंग, और लास्ट आती है आपकी कल्चरल। ठीक है, प्रोवाइडिंग के अंदर ये हुआ कि आपके कम्युनिटी के द्वारा आपको फूड, क्रॉप्स, वाइल्ड फूड, जो आपके मसाले वगैरह हैं, वाटर है, फार्मास्यूटिकल है, एनर्जी है, बायोकेमिकल, तो ये सारी चीजें आपको कम्युनिटी से मिल रही है। तो अगर कम्युनिटी ये सब चीजें दे रही है तो वो कम्युनिटी की आपकी सर्विस कहलाएगी प्रोवाइडिंग। तो इसके अंदर आप ले सकते हो फूड, वाटर, और इसके अलावा जो आपकी स्पाइसीज हैं,
मसाले, ठीक है। दूसरा इसमें एनर्जी, बायोकेमिकल्स और मेडिसिनल वैल्यूज, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग के अंदर क्या आगे फूड है, पानी है, आपका मसाले हैं, बायोकेमिकल्स हैं, जो मेडिसिन के जो फार्मास्यूटिकल वैल्यूज के जो इंपॉर्टेंस है वो अकाउंट होते हैं आपके प्रोवाइडिंग के अंदर। रेगुलेटिंग के अंदर कि आपका जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन करता है आपके कार्बन साइकिल, क्लाइमेट रेगुलेशन, वेस्ट डिकम्पोजिशन, डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसके अंदर क्या आएगा, कार्बन साइकिलिंग इसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट को मेंटेन रखेगा। तो ये क्या कहते हैं, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन दे देंगे डायरेक्ट, इसमें जैसे क्लाइमेट रेगुलेटिंग वाला है, इनमें से कौन सी सर्विस में काउंट होगा, तो होगा आपकी रेगुलेटिंग में। इसके अलावा आपके वेस्ट डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन, कम्युनिटी की सर्विस के सपोर्टिंग के अंदर आपका आएगा न्यूट्रेंट है, न्यूट्रेंट साइकिलिंग, प्राइमरी प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आप काउंट होंगी कम्युनिटी सर्विस की सपोर्टिंग के अंदर। कल्चरल की बात करें तो इसके अंदर तो जैसे आपकी कोई डिस्कवरी हो गई, ठीक है, स्पिरिचुअल वैल्यू हो गई, जो धार्मिक चीजें हैं, इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। तो आपको इकोसिस्टम सर्विस के अंदर चार चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एक तो आती है आपकी प्रोवाइडिंग, जिसके अंदर आपके फूड, वाटर, ये सारी चीजें। रेगुलेटिंग के अंदर जो आपके क्लाइमेट रेगुलेशन चल रहा है वो आता है आपके रेगुलेटिंग में। सपोर्टिंग के अंदर जो न्यूट्रेंट साइकिलिंग है, प्राइमरी प्रोडक्शन है, वो है। कल्चरल के अंदर जो आपके धार्मिक, आस्तिक और जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, डिस्कवरी वगैरह, वो आती है आपके कम्युनिटी की कल्चरल सर्विस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज हो जाता है, छोटी छोटी लाइनें हैं बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे से हम बात करें अपन अगले पॉइंट की, तो इसलिए ये कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के लिए बहुत सारी हैं, तो इसलिए जो आपके प्रीवियस अपन ने 3 वीडियो अपलोड किए उनको एक बार जरूर देख लेना, ताकि चीजें क्या थोड़ी सी समझ में आए, क्योंकि एग्जाम के लिए यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगली पॉइंट की बात करें तो आपके जो प्रोडक्शन है बायोस्फीयर के अंदर, उसमें जो मोस्टली क्या होंगे, प्रोडक्शन होगा आपके प्रोड्यूसर से, और वो जो प्रोड्यूसर होंगे बायोस्फीयर में वो कौन होंगे, ऑटोट्रॉप। तो प्रोड्यूसर ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मानो चाहे आप किसी भी हैबिटाट का मानो, वहां के प्रोड्यूसर तो कौन होंगे, ऑटोट्रॉप्स से होंगे, और ऑटोट्रॉप्स कॉमनली होते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे बात करें अपन, प्रोफंडल जोन होता है जो आपके लेक वगैरह के अंदर, तो वहां पे ओनली क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स ओनली इन प्रोफंडल जोन। ऐसा इसलिए है कि प्रोफंडल जोन का मतलब जो सबसे डेप्थ वाले एरिया है, और डेप्थ वाला एरिया है तो कॉमन सी बात है वहां पे आपकी सनलाइट नहीं जाएगी, और सनलाइट नहीं रहेगी तो कॉमन सी बात है आपके वहां पे ऑटोट्रॉप से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फूड नहीं बना पाएंगे। इसलिए वहां पे आपको चीजें देखने को मिलती है क्या, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। डिजोल ऑक्सीजन होती है उसको मेजर किया जाता है, डीओ मेजर बाय ऑक्सीमीटर, ठीक है। आज का लास्ट पॉइंट अपना, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, उसके अंदर जो इंसेक्टिसाइड था उसका नाम क्या था, वो था आपकी सेविन। तो आपको ध्यान रखना है सेविन इंसेक्टिसाइड का रिलेशन किससे था, भोपाल ट्रेजेडी, ठीक है। और ये हुई कब थी, दिसंबर 1984 में। और जो गैस रिलीज हुई थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड, वो किसको बनाने के लिए हुई थी, वो थी आपके सेवन इंसेक्टिसाइड बना रहे थे उस टाइम, वो गैस रिलीज हुई थी। तो ये थी आज की क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कल की क्लास को नए सेशन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप जाके उनको देख लेना, ताकि आपके लिए चीजें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। थैंक यू।